नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम तर्कश में आपका स्वागत है। तर्कश में आज हमारे सवालों के तीरों का सामना कर रहे हैं नए नवेले कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी। भंडारी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ऐसे समय में जब उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव करीब है, आपको मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है, कितनी बड़ी चुनौती आप अपने लिए मानते हैं? पार्टी ने, सरकार ने, मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आप पर एक तरह से बड़ा भरोसा जताया है। किस तरह से इस जिम्मेदारी को और इस चुनौती को आप लेते हैं? पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को मेरा सलाम है, प्रणाम है। और निसंदेह रूप से जो आपने बात रखी है, कम समय है, शॉर्ट पीरियड है। अभी 4-5 महीने में आचार संहिता लग जाएगी और कम समय में बड़ी चुनौतियां हैं। विशेषकर उत्तराखंड के युवाओं की बड़ी नज़र है। लोगों का मानना है राजेंद्र भंडारी युवा है, कुछ युवाओं के लिए करेंगे, प्रदेश के लिए करेंगे, कुछ नया करेंगे, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। और बड़ी बात यह है कि मैं अपने क्षेत्र में बड़ा लोकप्रिय भी रहा हूँ। मैं 11,000 से ऊपर वोटों से जीता हूँ। पहाड़ में इतनी बड़ी जीत बड़ी बात होती है। 11,000 वोटों से जीता। और पहली बार भी जब मैंने निर्दलीय इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा तो मैं बिस्तर पे था, हॉस्पिटल में भर्ती था। केवल नॉमिनेशन के लिए मैं गया और एक दिन भी गांव में नहीं गया। फिर भी लोगों ने, राष्ट्रीय पार्टी के लोगों को छोड़ और मुझे बनाया। तो कहीं ना कहीं लोगों का बड़ा प्यार है। और इस हालत में अब मंत्री बन गया तो लोग सोचते हैं कि हमारा भंडारी, हमारे मंत्री हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि उनकी जो भावना है उस पर हम कामयाब हों, उसको हम कायम रखें। और वो कब कायम होगी? जब हम डेवलपमेंट के काम करेंगे, जब हम लोगों की समस्याओं का निदान करें, जब हम पहाड़ के अंदर, उत्तराखंड के अंदर कुछ नया करें। तो ये हमारी सोच है। आगे आगे देखते हैं कितना सफल होते हैं। लेकिन एक ये सच बात है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में आप काफ़ी पॉपुलर रहे हैं और इंडिपेंडेंट भी आपने चुनाव जीता और उसके बाद पिछला चुनाव कांग्रेस के सिंबल पे भी आपने बड़े अंतर से जीता। लेकिन जब मंत्री परिषद में आप शामिल हो गए हैं, कैबिनेट में आप शामिल हैं, तब आपके पास जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है, पूरे प्रदेश में अपनी सरकार की और अपने विभाग की योजनाओं को पूरी दमदारी से रखने की है। उसी लिहाज से चमोली जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर चर्चा है कि चमोली जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर इस राजेंद्र भंडारी के मंत्रिमंडल में शामिल होने का इम्पैक्ट जाएगा। और जो रुद्रप्रयाग, केदारनाथ में जो हरक सिंह रावत और शैला रानी रावत के जाने से जो कांग्रेस को झटका लगा है, उसकी भी कहीं ना कहीं एक तरह से भरपाई होगी। तो चमोली और रुद्रप्रयाग और पहाड़ के दूसरे क्षेत्रों में मैसेज आप दे पाएंगे इन 5 महीनों में? नहीं, ये स्वाभाविक बात है कि संभावनाओं पे ही दुनिया टिकी हुई है। और विशेषकर चमोली, रुद्रप्रयाग बहुत सीमांत है, पिछड़ा हुआ भी हम उसको मानते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट की मुख्यधारा से अभी तक वो जुड़ा नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 चीज़ें वहाँ पर बड़ी दिक्कत है। और बेरोजगारी की बड़ी दिक्कत है। और ऐसे समय में जबकि रुद्रप्रयाग से सारे लोग बागी होकर चले गए हैं, चमोली से हम तीनों के तीनों लोग कांग्रेस से थे और तीनों ने जीत दिलाई और कांग्रेस की सरकार बनी। ऐसे समय में पुनः 5 में मैं तो ये मान के चलूँगा कि गढ़वाल के अंदर पुनः कांग्रेस को सर्वाइव करना, कांग्रेस को जिताना, लौटाना और फिर सरकार को बनाना। और इस समय अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है तो इसका बहुत बड़ा एक दूरगामी परिणाम होगा। लेकिन अपने क्षेत्र में पॉपुलर नेता होना राजेंद्र भंडारी है, लेकिन पूरे पहाड़ में सतपाल महाराज के जाने के बाद, हरक सिंह रावत के जाने के बाद कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं। मैं जब अपने ऑफिस से आपके घर की तरफ निकला इस इंटरव्यू के लिए, तो मुझे किसी ने कहा कि अब कहीं ना कहीं राजेंद्र भंडारी को उस खांचे में देखा जा रहा है जिसमें किसी ज़माने में सतपाल महाराज को कांग्रेस देखती थी, फिर हरक सिंह रावत को कांग्रेस में देखा जाने लगा था। दोनों इस वक्त भाजपा में हैं। तो चुनौती बहुत बड़ी है। अब क्षेत्र से बाहर निकलने का समय है, बाहर निकलने की जिम्मेदारी है। निसंदेह रूप से चाहे महाराज जी हैं, चाहे डॉक्टर हरक सिंह रावत जी हैं, दोनों को कांग्रेस ने बनाया है। बड़ा नेता स्थापित भी कांग्रेस ने किया है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे स्टेट में मिनिस्टर के रूप में हो। और कांग्रेस ने बना के नेता दिए और आज वो लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए। और इसलिए ये जिम्मेदारियां देनी पड़ी कि भाई विकल्प तैयार करना है और पूरा जो गढ़वाल आज नेतृत्व विहीन हो गया था उसकी भरपाई होनी है। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों ने भी राजनीति के बहुत निचले पायदान से हम लोग आए हैं और हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखा है, स्वयं संघर्ष किया है। हमारे न परिवार में कोई मंत्री था, न कोई हम लोग पूंजीपति हैं, परंतु हम लोगों ने लोगों के बीच जाकर के उनकी छोटी छोटी बातों को समझा है, परेशानियों को देखा है, उनके दुख और कष्टों को देखा है। तो हम जानते हैं कि राजनीति का निचला पायदान क्या होता है। और जो लोग छात्र राजनीति से चल करके आते हैं, जो लोग छोटे पायदानों से चल के आते हैं, जो चूल्हे चौके की राजनीति को जानते हैं, वो जीवन में सफल भी होते हैं। और हम तो इस मान के चलते हैं कि आज भी उत्तराखंड के अंदर अगर हमको जिम्मेदारी दी गई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के इस विश्वास को हम कायम रखेंगे। और जो चुनाव आएगा,
चुनाव में भी जो सीटें हमारी हैं हम उसमें और बढ़ोतरी करेंगे। हमारी जो 3, 2, 5 थी वो तो थी, परंतु हम समझते हैं गढ़वाल के अंदर हम कुमाऊं से ज़्यादा सीट लेना चाहते हैं। हम मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि नहीं, पूरा गढ़वाल भी आपके साथ है, पूरा उत्तराखंड आपके साथ है। सतपाल महाराज से हरीश रावत तक का ये सफ़र जो रहा, एक समय कहा जाता था कि जब आप भाजपा की सरकार थी, इंडिपेंडेंट आप जीत के आए, फिर भाजपा को आपने समर्थन दिया, सरकार का आप हिस्सा बने, उसके बाद आप कांग्रेस में आए। ठीक इस विधानसभा चुनाव से पहले 2012 में सतपाल महाराज आपको लेकर के आए। कहा गया कि महाराज का बड़ा सम्मान आप करते हैं, लेकिन सतपाल महाराज से हरीश रावत तक का सफ़र आप किस नज़रिए से देखते हैं? दोनों नेताओं में किस तरह का अंतर आप पाते हैं राजनीतिक लिहाज से, एक राजनेता के तौर पर? देखिए, महाराज जी और मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी दोनों एक नदी के दो किनारे, जिनको कभी नहीं मिलना था। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमने बड़ी कोशिश की पैचअप करने की कि दोनों नेता अगर मिलेंगे तो पार्टी को फायदा होगा, हमको फायदा होगा, आम जनमानस को फायदा होगा। परंतु ये महत्वाकांक्षाओं का खेल है। ये राजनीति के अंदर कब कहाँ खेल बनेगा, कहाँ बिगड़ेगा, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। आज आपने देखा होगा, मैंने एक स्टेटमेंट देखा जो हमारे धन सिंह रावत जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय महामंत्री भी हैं, प्रदेश महामंत्री, आपके चैनल पर मैंने देखा है। उन्होंने तो ये तक बयान दिया है कि हरक सिंह रावत, अगर पहाड़ पे कोई लड़की भागती है तो लोग कहते हैं पहले हरक सिंह रावत जी के घर पूछ लो कि वो तो नहीं ले गए। और आज वो लोग एक साथ एक ही पार्टी में आ गए। धन सिंह रावत का बयान तब का था जब हरक सिंह रावत कांग्रेस में थे, जब कांग्रेस में थे। तो मैंने देखा राजनीति के अंदर कुछ भी हो सकता है, दोस्त दुश्मन हो सकता है, दुश्मन दोस्त बन सकता है, परंतु हम सिद्धांतों की राजनीति करते हैं और सिद्धांतों की राजनीति जो करता है वो फेलियर नहीं हो सकता है। अगर हम अपनी महत्वाकांक्षा की लड़ाई करते हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की लड़ाई करते हैं, तो हम अपने लिए नहीं, हम पार्टी को भी धोखा दे रहे हैं और अपने को भी धोखा दे रहे हैं। लेकिन आपने पार्टी को धोखा नहीं दिया, अपने सिद्धांतों को धोखा नहीं दिया, लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि आपने अपने गुरु एक तरह से सतपाल महाराज को बीच में छोड़ दिया। जब उनको ज़रूरत थी, जब भाजपा उनको आगे कर रही थी 18 मार्च के बाद कि आप मुख्यमंत्री बनिए, और आपके कुछ शिष्य हैं कांग्रेस में या जो सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, जिनको आपने टिकट दिलवाया, जिताने में मदद की, उनको आप ले आइए, तो कहा जाता है कि राजेंद्र भंडारी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम कांग्रेस से बाहर नहीं जाएंगे। नहीं, तो जब मैं कांग्रेस में टिकट मांग रहा था तो मेरा टिकट भी तो काटा है, पार्टी ने तो हमारा टिकट काटा। तो मैं तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा तो मैंने अपनी मर्जी से बीजेपी को समर्थन दिया। मुझको लगा कि मुझको बीजेपी को समर्थन देना चाहिए, जनता इस समय चाह रही कि बीजेपी की गवर्नमेंट आनी चाहिए, तो मैंने दिया। और मैं कांग्रेस कल्चर का व्यक्ति था। जैसे ही सरकार समाप्त हुई 5 साल की, मैं कांग्रेस में लौटा। हम महाराज जी के साथ रहे, पूरे 20-25 साल तक रहे। जो उनका आदेश दिशा निर्देश हुआ उसका पालन किया, परंतु सिद्धांतों से हमने समझौता नहीं किया। हमने तब भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जो अफरा तफरी मची हुई थी उत्तराखंड में, जो खरीदारी हो रही थी, जो बिकाऊ हो रहे थे लोग, तो हमने तो नहीं किया ना। हमने कहा भाई हम तो पार्टी में रहेंगे, पार्टी की सरकार रहे ना रहे इससे हमको नहीं फर्क पड़ता है। नहीं, पैसे तो आपको भी बोले गए थे कि आप भी कुछ ले लीजिए करोड़ों नहीं, अब राजनीति में मैंने बोला ना, सब चलता पर्दे के अंदर और पर्दे के बाहर सब चलता है, परंतु जो व्यक्ति सिद्धांतों से समझौता कर देगी, जनता तो देख रही ना, जनता देखती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है ये। और इसका हिसाब किताब कब होता है? जब 5 साल के बाद हम जनता के दरबार पर वोट मांगने के लिए जाती है। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा धराशायी होते हुए, बड़े बड़े लोगों को, और हम प्रमाण है इस बात के। महाराज ने आपसे कहा था कि बेसमर्थन दीजिए, अगर आप 5-7 लोग जो चमोली इधर के आप लोग आ जाएंगे, गढ़वाल से मुझे समर्थन मिल जाएगा तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तो उस वक्त आप लोगों ने क्यों समर्थन नहीं, ये बड़ी बात है कि महाराज जी ने हमसे कभी अप्रोच नहीं की। ये जितना बड़ा एपिसोड चला, महाराज जी ने नेवर न हमसे कॉन्टेक्ट किया, न हमसे बोला। किसी थर्ड पार्टी से आ रहा था कि भाई आप आ जाइए, तो मेरे से महाराज जी की कभी बात नहीं हुई है कि आप अपने किसी व्यक्ति के थ्रू नहीं, थर्ड पार्टी किसी ने बोला होगा कि भाई आओ यहाँ आओ, तुम्हारा करियर बना देंगे, तुमको पार्लियामेंट लड़ा देंगे, तुमको ये कर लेंगे, तुमको जो राजनीति में होता है। परंतु हमने कहा भाई राजेंद्र भंडारी, हम कांग्रेस के सिंबल पे वोट मांग के आए हैं, और कांग्रेस के सिंबल पे वोट मांग के आए, और अगर हम छोड़ देते हैं तो ये पार्टी की पीठ पे छोड़ा है, लोग हमको माफ नहीं करेंगे। ये 2-4 महीने तो हमारे ठीक चल जाएंगे, पर जब 2017 में हम लोगों से वोट मांगेंगे तो लोग उन वोटों का हिसाब किताब भी मांगेंगे कि भंडारी साहब, आपने हमको पूछ के क्या पार्टी बदली है क्या आप पार्टी छोड़ के गए, हमको पूछ के गए क्या? लिहाजा आप हकदार नहीं है। आज हमें कोई वोट दे ना दे, पर हमारा स्वाभिमान जिंदा है ना। हम लोगों से पूरे दावेदारी से कह सकते हैं कि हाँ, हम खड़े हैं, वफादारी से तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुमने जो हमको जिम्मेदारी दी थी उसका निर्वहन हम कर रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि उसी वफादारी और उसी निष्ठा और सिद्धांत के चलते आप कैबिनेट में, क्योंकि ये जो कैबिनेट में जो 2 आप लोगों को शामिल किया गया, आपको और नवप्रभात जी को, कहा जाता है कि करीब 7-8 लोग दावेदार थे,
बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री हरीश रावत के सामने थी, लेकिन उन्होंने दाव आप पर और नवप्रभात पर खेला है। और एक तरह से, क्योंकि नवप्रभात पहले भी कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे, आप भाजपा की सरकार में मंत्री जरूर रहे थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार में मंत्री आप पहली बार बने, तो एक तरह से बड़ा भरोसा आप पर जताया है। तो आप मानते हैं कि अब आपको सतपाल महाराज से, हरक सिंह रावत से राजनीतिक लोहा लेना पड़ेगा अगले विधानसभा चुनाव में? अब तक वो आपके साथ रहे हैं मोटा मोटी। देखिए, भाषण देना अलग बात है, धरातल पे किसी चीज़ को उतारना वो अलग बात है। पार्लियामेंट का चुनाव 19 में है, असेंबली का चुनाव 2017 में है। अगर हम अपने मिशन में कामयाब हो गए, हम अपनी असेंबलियों से, अपने ज़िले से, दूसरे ज़िले से, गढ़वाल की कंस्टिट्यूंसी से अगर भाजपा से बढ़त बना के आ गए तो बोला थोड़ी जाता है, ये तो लोहा मनवाया जाता है। और हमने बोला ही बोला, भाषण ही भाषण दिया, धरातल पे कुछ नहीं किया, तो फिर हमारी पहचान नहीं रह जाएगी। हम चाहते हैं, हम जो जिम्मेदारी पार्टी ने आज हमको दी है, मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी हमको दी है, हम उसको 2017 में धरातल पर दिखाएं और लोगों को बताएं कि हाँ, हमारी क्या पहचान है, हम किस घर से निकले, हमारा पॉलिटिकल करियर क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, और ये हम लोगों को साबित करना चाहते हैं। और जहाँ तक मंत्री बनने वाली बात है, हमसे ज़्यादा काबिल विधायक हमारे छोटे हुए हैं जो मंत्री बनने का, जिनको मौका नहीं मिला। परंतु पार्टी में क्षेत्रीय संतुलन है, जाति संतुलन है, वरिष्ठता है, श्रेष्ठता है, तमाम मुद्दे देखे जाते हैं। चमोली पूरा खाली था, तीनों विधायक हमारे कांग्रेस से जीत के आए थे। रुद्रप्रयाग हमारा सारा खाली हो गया था। हो सकता है इस वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पार्टी ने मुझको जो है जिम्मेदारी दी होगी, नहीं तो मेरे से बड़े वरिष्ठ लोग हैं, बड़े काबिल लोग हैं हमारी पार्टी में, जो कि मंत्री बनने की पूरी दावेदारी रखते हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि कम से कम दोनों मंत्री गढ़वाल से बनाए, और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री पर जो प्रेशर था, खासकर अपनी पार्टी के भीतर से भी था और बाहर से भी था, क्योंकि सतपाल महाराज ने और हरक सिंह रावत ने भी कहा कि हरीश रावत अल्मोड़ा के लिए काम कर रहे हैं, कुमाऊं के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद किशोर उपाध्याय, कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा कि कुमाऊं ज़्यादा हो रहा है, गढ़वाल को तवज्जो नहीं मिल रही। इस बार दोनों मंत्री गढ़वाल से बने हैं। आप मानते हैं कि सरकार में और हरीश रावत की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में कुमाऊं को ज़्यादा तवज्जो मिल रहा है, गढ़वाल का उतना तवज्जो नहीं मिल रहा? नहीं, हम इस बात को, मैं तो इस बात को जानता हूँ कि वहाँ से अभी हमारे प्रदीप टमटा जी पार्लियामेंट के लिए भेजे गए हैं। दोनों लोगों को गढ़वाल से बना दिया गया है। मैं तो समझता हूँ हमारे गढ़वाल से ज़्यादा मिनिस्टर हैं। वहाँ तो 3 ही मिनिस्टर हैं, एक इंडिपेंडेंट के मिनिस्टर हैं और 2 हमारी पार्टी के मिनिस्टर हैं, इंदिरा हृदय जी और यशपाल आर्य जी। तो गढ़वाल के अंदर तो ज़्यादा मिनिस्टर है हमारे, आप गिनती लगा दीजिएगा, यहाँ से 6, 7, 8 मिनिस्टर हैं मेरे से। तो भेदभाव का तो कोई मतलब ही नहीं। मैं समझता हूँ हमारे गढ़वाल को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिला है, हम इसको मना कैसे कर दें? और ये तो पॉलिटिकल ही बात है। और बड़ी बात क्या है, जहाँ तक 2017 के चुनाव वाली बात है, जो लोग ढिंढोरा पिटवाते हैं, मैंने तो वो भी देखा। 18 तारीख को हमारा जो फ्लोर पे टेस्ट होना था, सुबह तक लोग कह रहे थे कि कांग्रेस अल्पमत में है, जीत ही नहीं सकती है, हम आ रहे हैं। तो जो बोला क्या वो हो गए क्या? हम उतना बोलें जिसमें हमको शर्म से आंख न झुकानी पड़े। हम जनता के सामने वो बोलें जिसका हम पालन कर सकें, और अगर हम उसका पालन नहीं कर सकते तो हम जो है उसके काबिल नहीं है, फिर हम पे कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं आज मिनिस्टर हूँ, चाहे मैं विधायक रहूँ, चाहे मैं सड़क छाप रहूँ, पर राजू भंडारी के आचार व्यवहार में, कर्म में कोई कमी, कोई बढ़ोतरी नहीं आने वाली। मैं वही राजू भंडारी रहूँगा जो पहले था, वो मैं अब भी रहूँगा। मेरी जिम्मेदारी है, मेरे कार्यकर्ता ने मुझे कैसे बनाया है, मेरे लोगों ने किस हालत में मुझे बनाया है, भूखे प्यासे दौड़ के भाग करके कैसे मुझको यहाँ तक लाए हैं। बिस्तर पे लेटा हुआ था, लोगों ने कैसे करके मुझको असेंबली के दरवाजे में बनाया है। पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है कि बिस्तर पे एक बीमार आदमी को तुमने जो है वहाँ विधानसभा में पहुँचा दिया, और राष्ट्रीय पार्टी के लोग नहीं पहुँच पाए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या? तो इसलिए बड़ी आज विषम परिस्थितियों में मुख्यमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। ये कांटों भरा ताज है। ये दिखने को तो मंत्री लगता है ये, पर अगर इसकी हकीकत जाने तो ये कांटों भरा ताज है। अब जो लोग मुझसे ये कहते थे कि भंडारी जी मंत्री नहीं है, भाई कैसे करेंगे, आप तो वो बोलेंगे तुम तो मिनिस्टर हो गए, अब तुमको क्या दिक्कत हो गई, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, और ये होना चाहिए, और नहीं हुआ तो वो 2017 में नाराज होगा। तो ये बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मैं इस बात को जानता हूं, इसका एहसास है मुझे। और आज मेरी विधानसभा का मामला नहीं, आज तो पूरे प्रदेश का मामला है। अगर कोई विभाग मिलता है, उस विभाग की पूरे प्रदेश के अंदर अगर कोई समस्या होती है तो मेरी ड्यूटी बनती है उसका समाधान। विभाग कब मिलेंगे आप लोगों को? 3 दिन तो 4 दिन गुजर गए। मिलेगा ऐसा नहीं है, विभाग पहले मंत्रियों को 26 दिन में विभाग मिले थे। लोग तो मजाक कर रहे हैं कि राजेंद्र भंडारी जी को, नवप्रभा जी को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कई जो पुराने मंत्री हैं वो अपने जो क्राइसिस के कमिटमेंट पूरे करवाने में लगे। ये जो कांग्रेस में ट्रेंड चल निकला है, 18 मार्च को भाजपा एक राजनीतिक चाल चलती है, 10 लोग, 9 लोग आपके एक बाद में रेखा आ जाती है, 10 लोग आपके चले जाते हैं।
एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगता है। दिल्ली में कांग्रेस की ताकत बहुत सिमट गई है, केंद्र में भाजपा की प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। उत्तराखंड में लगातार बाई इलेक्शन जीत करके कांग्रेस, हरीश रावत टक्कर दे रही थी भाजपा को, लेकिन 18 मार्च को जो क्राइसिस, राजनीतिक संकट खड़ा हुआ, उसके बाद अब जो पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है, जो छन छन के जानकारियां मीडिया में आती हैं कि फला दिग्गज मंत्री हैं, 5 बार के एमएलए हैं, लेकिन इस विभाग पे अटके हुए हैं, फला कद्दावर मंत्री हैं लेकिन उनको ये विभाग नहीं मिल पाया, वो 4 साल से प्रेशर कर रहे हैं। ये जो पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर जो प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, ऐसे में जब भाजपा और बागी आप लोगों को घेर रहे हैं, फिर अंदरूनी आपके घर में जो प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, क्या ये 2017 में आप लोगों के लिए घातक नहीं होगी? नहीं, आपकी बात ठीक है कि प्रेशर पॉलिटिक्स में घातक होगी। भाजपा में क्या प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है? तुमने लीडर ऑफ अपोजिशन का पद तब से नहीं भरा हुआ है, प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है क्या? आप बताइए ना। हमारे भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट के अंदर खनूरी जी, कोश्यारी जी और निशंक जी जैसे सीनियर लीडर हैं, जो कि यहाँ के मिनिस्टर, यहाँ के मुख्यमंत्री रह गए, उनका नंबर जो है देश के मंत्री पद में नहीं आता है। क्या वहाँ प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं? क्या देखो, राजनीति में अपनी बात को रखना ही लोकतंत्र है। अगर कोई पार्टी के फोरम पे अपनी बात रखता है तो वो पार्टी विरोधी नहीं माना जाएगा और असली लोकतंत्र माना जाएगा। और अगर हम अपनी बात को अपनी पार्टी फोरम में नहीं रख सकते हैं तो फिर लोकतंत्र की परिभाषा झगड़ा विभागों, फिर राजतंत्र बोले। मंत्री अपनी बात अपने क्षेत्र की बात कहाँ रखे, वो तो विभाग की रख रहे हैं, भाई ये बड़ा विभाग मुझे मिल जाए, वो छोटा विभाग मुझे उसको मिल जाए। ये क्या, इससे क्या मैसेज दे रहे हैं? मेरे संज्ञान में नहीं कि मंत्री और विभाग मांग रहे हैं या विभागों की लड़ाई चल रही, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को समझ सकते हैं या कंसर्निंग मिनिस्टर इस बात को 2017 को कैसे देखते हैं? परंतु 2017 की जहां तक बात है, आज भी कांग्रेस जो है 2/3 से ऊपर है। अगर आज इलेक्शन हो जाए तो कांग्रेस जो है 45-50 सीट के पास आएगी। ये गारंटी है इस बात की। 10 बागियों के जाने के बाद भी? बिल्कुल, 10 बागियों के जाने से और हमको फायदा हुआ है। वो तो 10 बागी तो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की जो भ्रष्ट सरकार है इसको उखाड़ फेंकेंगे, हम विभीषण हैं और रावण राज है, इसको खत्म कर देंगे। भ्रष्ट सरकार है तो भ्रष्ट सरकार के वो भी हिस्सेदार रहे हैं ना। अभी 4.5 साल तक वो लोग भी तो रहे हैं। तब भ्रष्ट नहीं थी क्या? तब भ्रष्टाचार नहीं हुआ क्या? तब गलत काम नहीं हुआ क्या? वो भी लोग यहाँ मिनिस्टर रहे हैं, यहाँ संसदीय मंत्री रहे हैं, तमाम कैबिनेट स्तर के उनके पास विभाग रहे हैं। जब तक यहाँ थे कांग्रेस ईमानदार थी, वो छोड़ के गए तो कांग्रेस भ्रष्ट हो गई है। देखिए, हमारा नज़रिया जो है एक जैसा होना चाहिए। हम माँ को माँ देखें, बहन को बहन देखें। और मैं अगर कांग्रेस में रहूँ तो कांग्रेस ऑनेस्ट है, मैं कल कांग्रेस छोड़ दूँ तो कांग्रेस बेईमान हो जाए, तो मेरे अनुसार परिभाषा बदली नहीं होनी चाहिए। ये जनता के अनुसार परिभाषा होनी चाहिए। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी बातें कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम आज भी आपको बोलना चाहते हैं, हम छात्र संघ का चुनाव लड़े, हम यूथ कांग्रेस की हमने राजनीति की, हमने जिला पंचायत में मैं अध्यक्ष रहा हूँ। कोई आरोप आज तक कोई बोल के देख ले कि हमने कोई आरोप लिया? कोई, मैं 5 साल मिनिस्टर रहा, हमारे दामन में एक दाग किसी ने नहीं लगाया, एक दाग। और हम आज भी वही हैं। शाम के लिए खाना मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तनख्वाह मिलती है, हम लोग खड़े रहते हैं कि पहली तारीख को हमारी तनख्वाह मिलेगी, निकालेंगे, बच्चों को भी देंगे, खुद भी खाएंगे, चल देंगे। हमारे पास जो गाड़ी उस दिन थी 20 साल पहले, वो आज भी है। बिना सतपाल महाराज, बिना विजय बहुगुणा, बिना हरक सिंह रावत के उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में कांग्रेस इस बार चुनाव में जाएगी। राजेंद्र भंडारी बिना सतपाल महाराज के वोट मांगने जाएंगे। इतना आसान रहेगा कि रास्ता 2/3 बहुमत की बात आप 45-50 की बात आप? मैं मानता हूं कि महाराज जी एक बड़े नेता रहे हैं, बड़ा कद है उनका, धार्मिक राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा कद है। और किसी व्यक्ति के जाने से नुकसान तो होता है, हम इसको नहीं कह रहे कि नुकसान नहीं होता है। जब बड़ा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति कोई जाता है तो पार्टी को नुकसान होता है, पर पार्टी उस पर विचार करती है, उसकी भरपाई भी करती है। भरपाई कर लेंगे इतनी जल्दी? नहीं, पार्टी उसकी भरपाई भी करती है, और भरपाई करती है तो उस पर जो है कदम उठा रही है। तो भरपाई आपके आने से हुई है, लेकिन आपको लगता है कि पर्याप्त है, हो जाएगा इस बार से? सवाल मेरे आने से नहीं, मैं भी वो हो सकता हूँ, उसमें एक व्यक्ति हूँ, उस भरपाई करने में एक मैं भी व्यक्ति हो सकता हूँ, पर बहुत सारे व्यक्ति ना, एक मैं अकेला नहीं हूँ। हमारी 11 की तो कैबिनेट है, हमारी 26 हमारे एमएलए हैं, 6 हमारे इंडिपेंडेंट हैं। हम सारे लोग मिल करके, एक अकेला मैंने तो चुनाव लड़ना नहीं, पार्टी चुनाव लड़ेगी। उसमें एक व्यक्ति मैं भी हूँ कि जो मुझको भी जिम्मेदारी दी गई है कि भाई तुमने अब इस काम को करना, इस मिशन को, जो हमारे पार्टी से लीडर गए हैं उसकी भरपाई तुमने करनी। अब वो भरपाई कब होगी? जब हमारे एमएलए जीत करके आएंगे। जहाँ तक आप बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या डिस्प्यूट नहीं है क्या? अभी आप कहते हैं कि कांग्रेस का राज नहीं है देश में तो नहीं है। 3/4 वो लेके गए हैं। क्या कांग्रेस को नहीं मिला 3/4 पार्लियामेंट में? क्या
और दिल्ली गंवा दी, बिहार गंवा दिया, वो तुम्हारा जो है गुजरात जाने वाला है। पटेल कितने दिन से जेल के अंदर था। चुनाव होने दीजिएगा, पता चल जाएगा क्या होने वाला है। अरुणाचल के अंदर सरकार हटाई, कोर्ट ने क्या क्या मुँह की खानी पड़ी। पूरी दुनिया देख रही ना, पूरा देश देख रहा है। उत्तराखंड में क्या हाल हुआ, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, जनता ने, फ्लोर ने सारा टेस्ट करवाया, कांग्रेस निकली। क्या हुआ प्रेसिडेंट रूल लगाने से? उल्टा कोर्ट को कहना पड़ा कि महामहिम जितने जल्दी हो सकता है विड्रॉ करो, नहीं तो हम जो है हटा देंगे। और महामहिम जो न्यायालय हैं, क्या टिप्पणी की है? देश में आज तक ऐसी टिप्पणी नहीं हुई है। आपकी बात सही है, वो झटका एक सेटबैक रहा केंद्र सरकार के लिए, बीजेपी के लिए। लेकिन इस पूरे 55-60 दिन का जो प्रकरण चला, उस प्रकरण में एक मुख्यमंत्री का स्टिंग आ गया, एक मदन बिष्ट विधायक हैं आपके साथी, उनका स्टिंग आ गया, उसमें तमाम विधायकों को लेकर जो उन्होंने टिक्का टिप्पणियां की हैं वो भी तो जनता ने देखा है। बीजेपी कहते हैं कि हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले में LCD लगा करके, बड़े बड़े LED प्रोजेक्टर लगा के दिखाएंगे कि देखिए कांग्रेस के विधायक कैसे भ्रष्ट हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने देखिए क्या क्या किया। उस चुनौती का कैसे सामना करेंगे जब जनता के बीच में ये आप लोगों की स्टिंग और ये सब जाएंगे? तब आप लोग जनता में क्या अपना डिफेंस रखेंगे, क्या अपना बचाव रखेंगे? आपकी मेरी साधारण बोलचाल की भाषा को आजकल लोगों ने स्टिंग का नाम दे दिया है। ये तो धोखाधड़ी है। आजकल बाप बेटे से बात नहीं कर सकते, पत्नी से बात करना दूभर हो गया है कि कहीं स्टिंग ना हो जाए। ये स्टिंग बोलते हैं इसको क्या? देखो, राजनीति में कुछ न कुछ मूल्यों की कीमत होनी चाहिए, सिद्धांतों की कीमत होनी चाहिए। वो दोनों लोग, चाहे मदन बिष्ट जी हैं चाहे दूसरे हमारे हैं, दोनों हम बिस्तर आदमी रहे हैं, एक बिस्तर पे खाने वाले, एक साथ रहने वाले। और साधारण बोलचाल की भाषा स्टिंग में आ गई है, तो इसको आप क्या बोलेंगे बताओ? और विधायक क्या 25 लाख रुपए लेगा क्या? जब बाजार में बोली लगी हुई है करोड़ों की, तो कोई लाखों में बिकेगा क्या? पहले तो सोचने की बात यह है। ये सब बदनाम करने की एक साजिश है, और इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं होने वाला। आने दीजिएगा, आगे आगे आप देखिए ना। 2017 का बिल्कुल लगभग शुरुआत हो गई। यूपी में तो मैं देख रहा हूँ शुरुआत हो गई है, और उत्तराखंड में भी ये शुरुआत हो रही है। आज सारे आदमी मुख्यमंत्री को अटैक करते हैं। क्या बिगड़ा मुख्यमंत्री जी का? क्या हुआ मुख्यमंत्री जी का? सारे देश के नेता यहाँ उत्तराखंड में डेरा डाल करके बैठे, हरीश रावत जी को हटाना है, अपदस्थ करना है। क्या अपदस्थ हो गई क्या? देखो, कानून की जो प्रक्रिया है वो तो कानून के दायरे में ही चलेगी, और कानून से बड़ा न मैं हूँ न कोई और है। और ऐसा खेल खेलने से क्या मतलब है जिस खेल को आता ही नहीं है? जरूरत क्या थी चुनी हुई सरकार को हटाने की? और मुंह की खाई आज उसका क्या हुआ? हमारा जो विनियोग विधेयक है, बजट है, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार जो है पार्लियामेंट पास कर रहा है। कह दिया कि जुलाई तक का पास करते हैं, आगे का हम देते ही नहीं। क्या तराई तराई मची हुई। 2 साल नुकसान किसको हुआ? नेता को नहीं हुआ, अधिकारी को नहीं हुआ, जाके जनता को भुगतना पड़ा। जिसका डेवलपमेंट रुक गया, जिसकी फीस रुक गई, जिसकी सड़कें रुक गई, जिसका शिक्षा स्वास्थ्य रुक गया, हम लास्ट में तो जनता को सफ़र करना पड़ा ना। अब जा करके 3 महीने 4 महीने के एपिसोड के बाद, अब जब दोबारा फ्लोर पे लाए, सारा हंगामा हुआ, क्या क्या हुआ, अब जाके कहते हैं कि बजट पास हो गया। कौन भुगतेगा इसको? कौन सोचेगा इसके बारे में? तो ये एक बड़ा चिंतन का विषय है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही ईमानदार हूँ, पर हम सब की एक कलेक्टिविटी, एक लेकिन आप लोगों आप इस चीज़ को मानेंगे, ठीक है, आप उनको खेल खेलना नहीं आया, आपकी सरकार गिर नहीं पाई, हरीश रावत मुख्यमंत्री के तौर पे अपदस्थ नहीं हो पाए, लेकिन इस सच को भी तो आप लोग स्वीकारेंगे कि सतपाल महाराज हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद चले गए थे। ये 10 लोग, जिनमें आपके एक पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल है, आपकी पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, कैबिनेट मंत्री थे हरक सिंह रावत, बाकी विधायक थे, ये लोग चले गए, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के भी थिंकिंग में, कहीं प्लानिंग में कुछ तो चूक हुई ना कि आपके 10 आदमी चले गए एकदम से, पहले महाराज चले गए, बाद में ये लोग चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, उनके जाने से तो हमारी पार्टी को कमी बिल्कुल हुई है। इस कमी को हम महसूस करते हैं, पर हमारी पार्टी ने क्या नहीं किया? मुख्यमंत्री बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। क्या पार्टी ने कोई कमी की? क्या पार्टी की तरफ से कोई भूल हुई है क्या? एक सीट पे 2 मुख्यमंत्री तो नहीं बैठ सकते, 3 मुख्यमंत्री तो नहीं बैठ सकते हैं। हरीश रावत जी को भी कई, जब यहाँ PCC में बिगुल बज गया था कि हरीश रावत जी कल शपथ लेंगे, सुबह नारायण दत्त तिवारी जी पहुँच गए। क्या उन्होंने पार्टी छोड़ दी? क्या उन्होंने क्या कहा, मुझे नहीं बनाया मैं छोड़ दूं क्या? पिछली बार जब कहा कि अब हरीश रावत जी के सारे विधायक हैं, अब ये मुख्यमंत्री बनेंगे 2012 में, तो फिर विजय बहुगुणा जी कहां से आ गए? पेशेंस तो हमको रखना पड़ेगा। मेरे लिए, मैं 11,000 वोट से जीता, मेरा पहला दावा बनता था मंत्री बनने का। मैं चमोली से हूँ, सीमांत से हूँ। महाराज ये कह के लाए भी था, आप आएंगे तो बड़े मंत्री बनेंगे। पहले मिनिस्टर रहा हूँ मैं 5 साल मिनिस्टर रहा हूँ मैं नहीं बना, मैंने पार्टी छोड़ दी क्या? उस समय भी नहीं छोड़ी, इतना बड़ा एपिसोड हुआ तब भी नहीं छोड़ी। आज भी अगर मिनिस्टर नहीं बनाते, क्या मैं पार्टी छोड़ देता क्या? 2 महीने 4 महीने के लिए क्या मैं छोड़ देता क्या? तो संयम तो रखना पड़ेगा ना। और देखो,
जो आदमी संयम रखेगा उसको तो भाई फल मिलेगा ही मिलेगा। लाइन पर दौड़ रहे हैं, लाइन पर दौड़ते रहेगा, कोई ना कोई नंबर जरूर आएगा। अगर फाउल करेंगे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो देखा आपने किस तरह से राजेंद्र भंडारी वो राजेंद्र भंडारी अब नहीं है जो छात्र राजनीति करते हुए जिला की राजनीति करते हुए आगे बढ़े थे। राजेंद्र भंडारी भी इन पिछले 4.5 सालों में मंत्री नहीं बने, लेकिन एक नेता के तौर पे परिपक्वता आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस आधे घंटे की बातचीत में किस तरह से। जाहिर बात है जो नज़रिया रखते हुए हरीश रावत ने राजेंद्र भंडारी को ऐसे समय में कैबिनेट में लिया है, उसी नज़रिए को अच्छी तरह से राजेंद्र भंडारी भी भाप रहे हैं कि उनके सामने चुनौती क्या है और उनको इसलिए क्या जिम्मेदारी मिली है। नमस्कार।